भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है डीप रूटेड कास्ट सिस्टम। और जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मुझे अच्छे से मालूम है कि इस वीडियो को सुनने से पहले ही लोग बहुत सारा परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे, बहुत सारी बातें सोचने लगेंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी जाति या धर्म को मानने वाले हों, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं और इस वीडियो को पूरा देखने के पहले अपने दिमाग में कोई परसेप्शन क्रिएट मत कर लेना। और ये वीडियो मैं जाति प्रथा के बारे में बात करने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि इसके लिए बना रहा हूं कि जाति प्रथा का असर हमारे जीवन में क्या होता है और बेरोजगारी पर इसका कैसे असर है। और अगर हम कुछ गंभीर बातों को समझ लें और कुछ सुधार कर लें तो शायद हम बेरोजगारी को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये जो बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है उसका कुछ हद तक निराकरण हम निकाल सकते हैं। भारत में मेजॉरिटी में हिंदूज हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जाति प्रथा की जो बात करूँगा वो उनको फोकस करके करूँगा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि बाकी धर्मों में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी जाति प्रथा नहीं है। हर धर्म में अपने अपने स्तर पर जाति प्रथा है, वहाँ पर भी बहुत सारा भेदभाव होता है, लेकिन मैं जाति प्रथा को भेदभाव के नज़रिए से नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्यतया जाति और धर्म की बात जब होती है तो लोग अपने आँखें, अपना दिमाग, अपना सोचने की शक्ति सब क्लोज कर देते हैं और बस वो एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन एग्रेसिव होने से इसका समाधान नहीं निकलेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा। भारत में हिंदुओं में 4 अलग अलग तरह की वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। पहला है ब्राह्मण, जिनका काम ऐसा माना जाता है कि उनका काम है शिक्षा देना, ज्ञान का प्रचार करना, माइंडफुलनेस करना, समाज में अवेयरनेस क्रिएट करना, यानी समाज को जागरूक बनाना, समाज को ज्ञान देना, ये जो काम है ये ब्राह्मणों का काम है। अगला वर्ग है क्षत्रिय, जिनका काम है सुरक्षा करना, साहस रखना और समाज में होने वाली किसी भी बुराई के खिलाफ लड़ना। ये काम है क्षत्रियों का, वो बाहुबल से लड़ते हैं। ब्राह्मण बुद्धिबल से लड़ते हैं, क्षत्रिय बाहुबल से लड़ते हैं, ये ऐसा मान्यता रही। तीसरा समाज है वैश्य समाज, जो कि बिजनेस करते हैं, यानी इकोनॉमी मेजरली इनके ऊपर निर्भर करती है। और चौथा वर्ग है शूद्र समाज, जो सर्विस का काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, शूद्र मतलब सर्विस। सर्विस मतलब कि आज अगर ऐसे देखें तो हमारे गांवों में या हमारे भारत में कोई बर्तन बनाता था, उसकी कास्ट अलग हो गई, जो कपड़े का काम करता था उसकी कास्ट अलग हो गई। इस तरह से समाज की अलग अलग सर्विसेज को डील करने वाले लोगों की एक कास्ट बना दी गई कि ये लोग ये काम करते हैं और वो लगातार पुश्तों दर पुश्तों वही काम करते चले आए, इसलिए उनकी एक जाति निर्धारित कर दी गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग अछूत हो गए या वो लोग छोटे हो गए, इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो अपने काम में, सर्विस के काम में लगे थे। और हमारे समाज में बहुत सिनर्जी थी, यानी कि हमारे समाज में सब एक दूसरे से मिल करके रहते थे और हमारे समाज में एकता थी, सब एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करते थे और ये पूरा सिस्टम एक तरीके से चलता था। अगर आज भी आप देखोगे, अगर कास्ट सिस्टम को खत्म भी कर दिया जाए तो भी समाज को इन्हीं 4 वर्गों की जरूरत है। आज के मॉडर्न वे में बोलें तो शिक्षा मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, इकोनॉमी यानी कि जहां पे वित्त मंत्रालय, और सर्विस इंडस्ट्री जो आज सबसे बड़ा बोल वाला है, यानी उससे हर कोई जुड़ा हुआ है। यानी अगर आज कोई एसी बना रहा है तो सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई कंप्यूटर बना रहा है तो सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई खाने की डिलीवरी दे रहा है तो वो भी सर्विस इंडस्ट्री में है। यानी वर्तमान समय में अगर बोलेंगे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत सर्विस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट देश बहुत तेजी से बन रहा है। सर्विस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसा अभी नहीं है, अभी लोगों ने रियलाइज करना स्टार्ट किया है। हमेशा से ही सर्विस इंडस्ट्री की जरूरत थी, है और आगे भी रहेगी। और जो लोग उस क्षेत्र का काम करने लगेंगे उनको उस तरीके से जाने लगेगा। तो कहने का मतलब कि जो ये चारों वर्ण व्यवस्था है ये जाति से बढ़कर कर्म पर आधारित है। यानी जो ज्ञान का काम कर रहा है, जो अवेयरनेस ला रहा है वो ब्राह्मण है, जो रक्षा कर रहा है, लड़ाई का काम कर रहा है, समाज के लिए खड़ा होता है, जहां गलत होता है उसका विरोध करता है, लोगों के हक की आवाज़ उठाता है, वो क्षत्रिय है। जो बिजनेस करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, चीज़ों का व्यापार करता है, चीज़ों की डिलीवरी लोगों तक पहुंचाता है, वो वैश्य है। और जो सर्विस का काम करता है वो शूद्र है। इससे किसी की जाति छोटी या बड़ी या लड़ाई या झगड़े की कोई ऐसी बात नहीं है। ये व्यवस्था हमेशा से थी, है और आगे भी रहेगी। लेकिन अब यहाँ
पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, जिससे आपको इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद समझ में आएगा और यह समझ में आएगा कि जाति प्रथा और बेरोजगारी का आपस में लेना देना क्या है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको उन सवालों का उत्तर बहुत ईमानदारी के साथ देना है, यानी जो आपके मन में आएगा वो सीधे लिख देना है। ये नहीं सोचना है कि मैं तो इस जाति से हूं, मैं तो इस वर्ग से हूं, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, क्योंकि समाधान तभी निकलेगा जब ओपन चर्चा होगी, जब सच्चाई को एक्सेप्ट किया जाएगा। कचड़े को कालीन के नीचे छुपाने से कचड़ा साफ नहीं होता है, सिर्फ दिखना बंद हो जाता है। वैसे ही अगर समाज में कोई बुराई है तो उसको छुपाने से वो दूर नहीं हो जाती है, उसके बारे में चर्चा करने से, उसका निराकरण निकालने से उसका समाधान निकलता है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि बेरोजगारी के ऊपर आप अपनी राय दीजिए, बेरोजगारी के ऊपर आप कुछ समाधान बताइए। इसलिए मैं आज ये प्रयास करूंगा कि मैं उसका समाधान बताऊं, लेकिन उसी के साथ आपका सहयोग भी उतना ईमानदारी से चाहिए होगा। पहला सवाल है कि इन चारों वर्णों में ऐसा कौन सा वर्ग है या ऐसे कौन से वर्ग हैं जो कुछ भी स्थिति में केवल नौकरी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनको नौकरी दे, ये सरकार का कर्तव्य है और वो केवल नौकरी ही करेंगे, चाहे नौकरी के इंतजार में उनकी आधी उम्र बीत जाए और कुछ की तो चाहे पूरी उम्र बीत जाए, लेकिन वो इंतजार हमेशा नौकरी का ही करेंगे। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, सरकार से उम्मीद करना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं अभी आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, केवल आपको उसको जवाब देना है। वीडियो के अंत में आपको ये समझ में आएगा कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं और बहुत हद तक आपको इस समस्या का रूट कॉज भी समझ में आ जाएगा। पहले आपको उत्तर देना है, वीडियो को पॉज करिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा कौन कौन सा वर्ग है जो रोजगार के तौर पर केवल नौकरी की तरफ आशा लगाकर देखता है और वो कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करता। दूसरा वर्ग है जो चाहे कोई भी हालात हो वो बिजनेस ही करेगा। अगर उसे किसी वजह से नौकरी करनी भी पड़ी तो कुछ समय बाद वो बिजनेस में ही आएगा, यानी अगर वो जॉब भी करेगा तो दिमाग यही लगाएगा कि कैसे आने वाले समय में मैं इस जॉब से स्टेब्लिश हो जाऊं, उसके बाद अपना व्यवसाय स्टार्ट करूं। यानी परिस्थितियां कुछ भी हों, वो गरीब हो या वो अमीर हो, लेकिन वो दिमाग एक ही बात का लगाएगा कि मुझे बिजनेस ही करना है। जैसे एक वर्ग है जिसको नौकरी ही चाहिए और भारत में बहुत बड़ा वर्ग है, और एक वर्ग है जिसे बिजनेस ही चाहिए, कुछ भी हो जाए वो बिजनेस ही करेगा। ऐसा कौन सा वर्ग है? वीडियो को पॉज करके उसमें कमेंट करिए, प्रॉपर एक्सप्लेन करिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। और उसके बाद तीसरा वर्ग है और वो है जो कुछ नहीं करेगा। जी हाँ, मैं आपको ये बहुत बहुत गंभीरता से विचार करके बोल रहा हूं कि वो कुछ भी नहीं करेगा। और ऐसे वर्ग से हमारे देश की सरकारें बहुत प्रेम करती हैं। इनको हमेशा केयर किया जाता है जो कुछ नहीं करते, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। यहां जाति से मतलब नहीं है, यहां मतलब कर्म से है। मैंने बोला पहले में आपको कमेंट करना है कि कौन सा वर्ग है जो नौकरी ही करेगा। मैंने आपको 4 वर्ण बताए, इन चारों वर्ण में से कौन सा वर्ण है जो नौकरी ही ढूंढेगा। दूसरा कौन सा वर्ण है जो किसी भी हालत में बिजनेस ही करेगा। और तीसरा वर्ग है जो कुछ भी हालात हो वो कुछ नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा सरकार की मंथली स्कीम्स का, सरकार के द्वारा दिए गए भोजन का, सरकार के द्वारा दिए गए पैसे का। और ऐसे लोगों का सरकार बहुत दिमाग से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। और सरकार कभी नहीं चाहती कि ये लोग अमीर बन जाएं या ये लोग पैसे वाले बन जाएं या ये लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाएं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो उन लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके रखें और जब उनको ज़रूरत पड़े तब वो उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करें। कभी धर्म के नाम पर इस्तेमाल करें, कभी जाति के नाम पर इस्तेमाल करें। और जब तक समाज में ये बीमारी रहेगी तब तक किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो आपको ओपनली ये कमेंट करना है कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो फ्री बीज में आते हैं, जो कुछ भी हालात हो जाए उनको बस फ्री का मिल जाए, उन्हें कुछ करना ना पड़े। इन तीनों प्रश्नों के दिए गए ईमानदार उत्तर से समाज का बहुत भला होने वाला है। इसलिए आप इन प्रश्नों का उत्तर पूरी ईमानदारी से और उसका रीज़न भी देना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे पर्सपेक्टिव पे बात कर सकता हूं, आपका अपना भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये वीडियो किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में अवेयरनेस लाने के लिए है। तो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप कमेंट करते जाइए। इन सारे वर्णों में मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर
जो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर कम्युनिटी है वो है वैश्य समाज, यानी कि बिजनेस क्लास। ये लोग बिजनेस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कोई 15 लोगों को जॉब देता है, कोई 50 को देता है, कोई 500 को देता है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स होते हैं। और बेरोजगारी का सबसे कम रोना भी यही लोग रोते हैं, क्योंकि ये लोग जॉब क्रिएटर्स होते हैं। ये जो टफ सिचुएशन होती है ना, उसमें भी मौका फाइंड आउट करते हैं कि ये बिजनेस कैसे करें। बिजनेस में उतार चढ़ाव हो सकता है, बिजनेस करने का तरीका कठिन या आसान हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस करना कभी नहीं छोड़ते। और शायद यही एक ऐसी कम्युनिटी है जो पहले काल से लेकर आज के काल तक अपने काम में लगातार लगे हुए हैं। यानी ये पहले भी बिजनेस करते थे और ये आज भी बिजनेस ही करते हैं। बाकी सारी कम्युनिटीज़ में काफ़ी बिखराव हुआ है। कुछ लोग ज्ञान से हटे हैं, सर्विस में गए हैं, कुछ लोग सर्विस से हटे हैं, वो ज्ञान की तरफ गए हैं, और ऐसा होता चला आया है। और इसको होने में कोई बुराई नहीं है, परिस्थितियों के आधार पर हमें बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ में कुछ ऐसी भी कम्युनिटी है जो बहुत कट्टर है इस मामले में कि हम ये काम नहीं करेंगे और हम यही काम करेंगे। यही मूल मुद्दा है आज के वीडियो का, कि वो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो नौकरी ही करेंगे, हम तो ये ही करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे। क्या होता है जब देश में एक बहुत बड़ी आबादी कुछ नहीं करती तो देश के ऊपर भार बढ़ता है। यानी पैसे खर्च करने में उनका योगदान तो है, लेकिन पैसे कमाने में उनका योगदान नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है यहाँ की यंग जनरेशन, यानी कि हमारे देश में युवा पीढ़ी आज बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन ये युवा पीढ़ी हमारे देश की एसेट की जगह मैक्सिमम केसेस में लाइबिलिटी बन जाती है जब वो कुछ भी नहीं करते। और ये कुछ भी नहीं करने के पीछे जो रीजंस आते हैं, जो वैश्य कम्युनिटी जो लगातार ग्रो कर रही है, लगातार बिजनेस जनरेट कर रही है, लगातार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, और जो बाकी कम्युनिटीज हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इश्यू आता है, बेरोजगारी की समस्या का सामना सबसे अधिक ये लोग करते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी बातें हैं जो हमें वैश्य कम्युनिटी से सीखनी चाहिए, वो मैं अगले कुछ पॉइंट्स में आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट है, दे जस्ट डोंट फील शाय, यानी वो शर्माते नहीं हैं कोई भी छोटा काम करने के लिए भी। अगर वैश्य कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, वो अगर एक नए शहर में भी पहुंचा है, तो आने वाले 15 साल में वो फिर से अमीर बन जाते हैं। यानी वो ठेले से स्टार्ट करके मॉल तक पहुंच जाते हैं और बाकी लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। यहां तक कि वो ठेले से स्टार्ट करके मॉल तक नहीं पहुंच जाते, बल्कि अपना मॉल बना देते हैं। ये तक भी मैंने होते हुए देखा है। अगर आपने भी देखा है तो कमेंट करके बताते जाइए। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको चाहे कोई कुछ भी कहे, ये शर्माते नहीं हैं, ये लोगों की परवाह बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। ये इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मेरी वर्तमान परिस्थितियां ये हैं, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे एथिकल वे में प्रैक्टिस करनी है। मैं उस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं जहां अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे कुछ गुड्स के आदान प्रदान से या सर्विसेज के आदान प्रदान से बीच में अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, मुझे अपने कस्टमर फाइंड आउट करने हैं। ये सोच इनकी होती है। ये कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी वाला क्या कहेगा, मोहल्ले वाला क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन बाकी कम्युनिटीज में गौर से समझिएगा, बाकी कम्युनिटीज में किड्स गेट ट्रेन थ्रू सेम, यानी वो लोगों की जो ब्रिंगअप होता है ना, जो पालन पोषण होता है, वो शर्म के साथ किया जाता है। हम ये काम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम ये नहीं करेंगे। और हम ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फूफा जी क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, ताऊ जी क्या कहेंगे, पड़ोसी जी क्या कहेंगे। ये बात नहीं होगी कि हम अगर पैसे नहीं कमाएंगे, आलस करते घर में बैठे रहेंगे, अपना समय बेकार करते रहेंगे, 5 साल 10 साल यूं ही गुजर जाएंगे। ये बुरा नहीं है। बुरा यह है कि अगर आप कुछ करने लगे तो वो बुरा है। और आप इसे भले आश्चर्य से समझ रहे हों, लेकिन मैंने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है, हमारे समाज की ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी वो शर्मिंदगी के साथ पले बढ़े होते हैं कि अगर हमें प्रोफेसर की जॉब मिली देन इट्स ग्रेट, अगर मैं कलेक्टर बना देन इट्स ग्रेट, लेकिन अगर मेरी पारिवारिक स्थितियों ने मुझे ये अलाउ नहीं किया और मुझे छोटी सी दुकान खोलकर काम करना पड़ा, नो इट्स नॉट ग्रेट, क्योंकि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, उनका बेटा ऐसा करता है।
ये जो सोच है, इस वजह से जो पहला एम्प्लॉयमेंट का रीजन है शर्म शर्म शर्म, यानी वो लगातार शर्म सोचते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें अच्छा कर्म करके बड़ा बनना है, न कि शर्म करके लोगों की नज़र में अपनी इमेज को बड़ा बनाना है। ये शर्मिंदगी की वजह से वो बूढ़े हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जब लोग आते हैं तो वहां पर मैं उन्हें सिखाता हूं कि आप इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलें। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं भी ऐसी ही कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जहां पर बिजनेस करना या प्रोडक्ट बेचना बहुत ही बुरा काम माना जाता था। और जब मैंने इस बात का चुनाव किया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मेरे घर से, मेरे समाज से, मेरे परिवार से, सब जगह से एक ही प्रेशर था मेरे ऊपर कि काम करना है तो नौकरी करना है, इसका फॉर्म भरो, उसका फॉर्म भरो, ये भरो, वो भरो। लेकिन मेरे मन में कभी भी जॉब करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों को मैं जॉब करते देखता था, जो लाइफ वो जीते थे, वो ऐसा बनना मैं चाहता नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब करना बुरा है कि अच्छा है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। शायद मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जिनको जॉब करना नहीं पसंद था, मुझे पर्सनली नहीं पसंद था, और कम्युनिटी के दबाव में आकर ये डिसीजन मैंने लिया नहीं। जब मैंने लोगों के घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना चालू किया तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने मेरा मजाक ना उड़ाया हो, सबने मजाक उड़ाया। लेकिन मजाक को मैंने अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया कि किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो इस भीड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा सोच करके मैंने प्रयास किया। कुछ साल तक लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके बाद आज सब लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि आपने अपना करियर बिल्ड किया, आपने न केवल अपने लिए रोजगार पैदा किया बल्कि आज आप हजारों लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी होते हैं, पड़ोस वाले होते हैं ना, ये आपका मजाक तब तक उड़ाते हैं जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सक्सेस होने के बाद लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं और आपकी तारीफ भी करने लगते हैं। जो दूसरी बात हम सीख सकते हैं कि जो बिजनेस क्लास होता है, जो वैश्य समाज होता है, वो अपने आप से एक ही सवाल पूछता है, व्हाट वुड पीपल पे फॉर, यानी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग पैसे पे करेंगे। मैं उनकी ऐसी कौन सी समस्या का सामना करूंगा या उनकी कौन सी समस्या का समाधान करूंगा जिसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। वो केवल एक चीज सोचते हैं, यानी वो अगर उन्हें देखा कि भाई ये समस्या चल रही है और इस समस्या का हमने समाधान कर दिया। एग्जाम्पल अगर दूं, MBA चाय वाला इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो एक बहुत छोटे से गांव का लड़का है और उसने जब देखा कि मेरे पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और मैं क्या कर सकता हूं, तो उसने चाय का ठेला लगा लिया और आज चाय के ठेले से आने वाले कुछ सालों में वो पूरे देश में फेमस हो गया और आज सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जो बाकी कम्युनिटीज़ जो बिजनेस से दूर भागते, जो लोगों की बहुत सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि फॉर व्हाट वुड पीपल पे, दे थिंक व्हाट वुड पीपल से। लोग कहेंगे क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, मुझे मिलेगा क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लोगों के कहने पर फोकस किए तो स्ट्रगल बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर आप ये फोकस किए कि कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए लोग पे करेंगे, आप जहां भी रहते हैं वहां पर अपने आप सवाल पूछिए कि कल मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूं जिसके लिए लोग पैसे पे करेंगे, कौन सी सर्विस लोगों को दे सकता हूं, लोगों के लाइफ में कौन सी समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं जिसके लिए मुझे लोग पैसे पे करेंगे। सोचो, दिमाग को बिजी करो इस चीज में कि लोग मुझे पैसे क्यों पे करेंगे, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि लोग आपको फ्री में पैसे पे नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है व्हाट इज ट्रेंडिंग नाउ। वो ये देखते हैं कि वर्तमान हालात हैं, इस समय की विपरीत परिस्थितियां हैं, तो लोग किस बात के लिए पैसे पे करेंगे, ट्रेंडिंग में क्या है, नया क्या है। जब कोविड आया तो कई ऐसे बिजनेस कम्युनिटीज थे जिन्होंने अपने पुराने बिजनेस को टोटली बंद कर दिया। जो कपड़े सिलते थे, सलवार सूट बनाते थे, वो मास्क बनाने लगे। इमीडिएटली चेंज कर दिया कि अभी ट्रेंडिंग क्या है, अभी क्या बिकेगा। ऐसी कंपनियां जो कोई और प्रोडक्ट बनाती थी ना, वो बनाने लगी सैनिटाइजर। उन्होंने देखा कि भाई अभी सैनिटाइजर लोग खरीदते हैं, सैनिटाइजर बनाना है, मास्क खरीदते हैं, मास्क बनाना। यानी क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, आपको भी सोचना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। लेकिन वो कम्युनिटी जो बिजनेस से दूर भागती है, ध्यान से समझना इस बात को, वो लोग ये नहीं सोचते ट्रेंडिंग क्या है, नया क्या है, वो ये सोचते हैं जो 50 साल से चल रहा है वो क्या है, क्योंकि उसमें रिस्क कम है उनके हिसाब से। जब बीए करने का जमाना था तब बीए नहीं किया, जब बीई करने का जमाना था तब बीई नहीं किया। ये 10 साल पीछे चलते हैं। यानी जो सब लोग कर चुके, बोले सब तुम भी बीई कर चुके, तुम भी एमबीए कर चुके, तो मैं भी कर लेता हूं। तो आपको यह देखना होगा कि वर्तमान समय में कौन सी पढ़ाई है जिसका फ्यूचर है,
जिससे आपको जॉब मिलना है, ना कि डिग्री मिलनी है। डिग्री बस से कुछ भी नहीं होगा। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग क्या है, लोग इसके लिए पे करेंगे। और अगली क्वालिटी जो बिजनेस कम्युनिटी से हम सीख सकते हैं, और वो ये कि दे कोऑपरेट देयर सोसाइटी, दे कोऑपरेट देयर कम्युनिटी। अगर 3 भाई पैसे कमा रहे हैं तो चौथा भाई कैसे पैसे कमाए, उसका बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश हो जाए, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। लेकिन बाकी कम्युनिटीज़, अगर एक भाई सक्सेसफुल हो गया तो वो चाहता ही नहीं है कि दूसरा भाई सक्सेसफुल हो जाए। वो चाहता ही नहीं है कि मेरा रिश्तेदार भी अमीर बन जाए। खुद को तो अमीर बना लिया, लेकिन वो पूरा कोशिश करेगा कि रिश्तेदार अमीर नहीं बनना चाहिए, मेरा दोस्त अमीर नहीं बनना चाहिए, मेरा भाई अमीर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग अमीर बन गए तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। इस तरह के थॉट प्रोसेस वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि अगर आपकी कम्युनिटी ग्रो करती है तो ओवरऑल आप ग्रो करते हैं। जितने बिजनेस कम्युनिटीज़ होंगे, चाहे वो गुजराती हों, चाहे वो मारवाड़ी हों, चाहे वो सिंधीज़ हों, चाहे वो जुइस हों, चाहे वो जैन्स हों, ये लोग क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी लाइफ में। किस तरह से मदद कर सकते हैं ये सोचते हैं। बाकी कम्युनिटीज़ किस तरह से उसका गड्ढा खोदें, किस तरह से उसकी बिल्डिंग गिराएं, किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाएं, अगर कोई ग्रो कर रहा है तो उसको भी कैसे गिराएं, इस बारे में सोचते हैं। और जो कम्युनिटी अपने कम्युनिटी का भला नहीं सोच सकती, उसका लॉन्ग टर्म भला कभी नहीं हो सकता है। तो हमें यह देखना होगा कि अगर हमारे घर में 4 लोगों के पास रोजगार है तो वो 4 लोग मिलकर 5वें के लिए रोजगार कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्या मौका दे सकते हैं, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं जिससे वो भी अमीर बन जाए। और अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो है दे रिस्क देयर रेपुटेशन। यानी अगर पिताजी कलेक्टर हैं तो वो कभी भी पिताजी की रेपुटेशन से अपना काम नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि पिताजी कलेक्टर हैं, मैं उनकी प्रोफाइल का इस्तेमाल करूंगा, वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बनाऊंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा। जरूरी नहीं है कि पिताजी कलेक्टर थे तो मैं भी कलेक्टर ही बन जाऊंगा। बन जाऊं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं नहीं बन पाया तो मैं कुछ इनोवेटिव काम करूंगा। लेकिन ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि अगर एक आदमी कोई टॉप में निकल गया, एक प्रोफेसर निकल गया, तो बाकी जो 15 जन हैं घर में वो सब भी प्रोफेसर बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार अब हमें भी ना, जब प्रोफेसर वाली जॉब मिलेगी तो करेंगे, उससे छोटी जॉब मिलेगी थोड़ी ना करेंगे। छोटा मोटा काम कैसे कर सकते हैं भाई, हम इतने बड़े घर से हैं, हमारे चाचा जी ये हैं, हमारे मामा जी ये हैं। लोग गांव में भी अगर कोई निकल गया ना, उससे भी रिश्ता निकाल लेते हैं अपनी हेकड़ी झाड़ने के लिए कि मेरे मामा जी ना बहुत बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर मामा जी हैं भाई, आप क्या हो। तो ये वो मामा जी का लेवल लेकर, मामा जी की रेपुटेशन लेकर के अपनी बातें करते रहेंगे, हेकड़ी मारते रहेंगे और अपना समय गुजारते रहेंगे। लेकिन जो ग्रोइंग कम्युनिटीज होती हैं, जो बिजनेस कम्युनिटीज होती हैं, ये देखते हैं कि ठीक है, मेरे मामा जी क्या है, मेरा बिजनेस वाला क्या है, वो सब ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं। एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। या फिर अगर वो जहां से अपने बिजनेस को लेते हैं उसमें भी इनोवेशन डालते हैं, नई बात सोचते हैं। सबसे बड़ा लेवल तो जाति का होता है। कुछ जातियों को यह भ्रम है कि हम ऊंची जाति के हैं, और कुछ जातियों को यह भ्रम है कि हम नीची जाति से हैं। ये रेपुटेशन को समझिएगा। कुछ लोगों ने रेपुटेशन बना लिया हम छोटे हैं, कुछ ने रेपुटेशन बना लिया कि हम बड़े हैं। अब ये दोनों ही खतरनाक है। जिन्होंने सोच लिया कि हम बड़े हैं तो वो बस अपने घर में बैठे हुए हैं, अपना बड़प्पन लिए हुए, कोई काम नहीं करेंगे, समय गुजारते रहेंगे, पास्ट की बातें करेंगे। हमारे दादाजी ने ये किया था, पिताजी ने ये किया था, फलाने ने ये किया था, ढिमके ने ये किया था, हमने क्या किया, दैट डजंट मैटर। किसी तरह से खाना मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, एंड दे टोटली वेस्ट देयर टाइम। अब दूसरी कौन सी है, जो सोचते हैं हम तो गरीब हैं, हम तो छोटी जाति से हैं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उनका भी एक रेपुटेशन है उनके दिमाग में, उनका रेपुटेशन निगेटिव है, कुछ का रेपुटेशन ओवर पॉजिटिव है, कुछ का रेपुटेशन ओवर निगेटिव है। दोनों ही कोई प्रयास नहीं करते। मैंने आपसे गिनवाए थे ना कौन कौन से वर्ण होते हैं। एक वर्ण जो केवल नौकरी चाहता है, एक वर्ण जो केवल बिजनेस चाहता है, और एक वर्ण है जो कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो कई ऐसे वर्ग हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते, और कई ऐसे वर्ग हैं जो कुछ भी इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी जो सरनेम है उस सरनेम को वो चीज़ सूट करेगी कि नहीं करेगी। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर हमें हमारे समाज को प्रॉस्पेरस बनाना है तो आपकी जो भी कम्युनिटी है, जो भी आपका सरनेम है, उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं।
पर उसके लिए भी आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। अगर आज आपको ज्ञान भी देना है तो आज आपको टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा, आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, कौन सा ज्ञान आउटडेटेड हो चुका है उसको समझना पड़ेगा, कौन सा ज्ञान अभी जरूरी है वो समझना पड़ेगा, और इसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे उससे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक ऐसे कम्युनिटी से हैं जो सर्विस कम्युनिटी है, तो आपको देखना होगा कि अगर आपके घर में कोई काम आप करते थे, लकड़ी का काम करते थे या कपड़े का काम आप करते थे या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आप करते हैं, तो उस काम में भी आप इनोवेशन कैसे लेकर आएं, उसको स्केल करें, कैसे उसको बढ़ाएं और उसमें अधिक से अधिक लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं और आप भी पैसे कमाएं और उनको भी पैसे कमाने का मौका दें। ये कतई ना सोचें कि आप छोटे हैं या आप गरीब हैं, ये बिल्कुल भी एक भ्रम है, टोटली एक भ्रम है, टोटली एक भ्रम है। खूब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो आपकी जाति के आधार पर ना तो आप बड़े बन जाते हैं, ना ही अपनी जाति के आधार पर आप छोटे बन जाते हैं। आप बड़े अपने जाति से नहीं, अपने धर्म से नहीं, अपने कर्म से बनते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका समाधान क्या है, क्या क्या स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारी युवा पीढ़ी कुछ इनोवेटिव काम कर सके और इस बेरोजगारी के दर्द को कम महसूस करे। ये सारे के सारे लोग महसूस ना करें, क्योंकि एक बात कंफर्म है, सारे के सारे लोगों को गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी रोजगार नहीं देने वाला। जब चुनाव आएगा तब ये आपके अच्छे दिन की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद इनको कोई परवाह नहीं है कि आप अच्छे दिन में जी रहे हैं कि आप बुरे दिन में जी रहे हैं। तो समाधान एक्चुअली में क्या है? पहला समाधान है, हर खानदान में कोई एक आदमी ऐसा होता है जो नियम तोड़ता है। हर खानदान में कोई एक ऐसा आदमी होता है जो भीड़ से बाहर निकलता है। हर खानदान में कोई एक आदमी ऐसा होता है जो नियम तोड़ता है। अब्राहम लिंकन के जो पूर्वज थे वो जूते बनाने का काम करते थे। अब्राहम लिंकन ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी असफलता का सामना किया, उनकी कहानी आपने पढ़ी या सुनी होगी। और जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनसे किसी रिपोर्टर ने जाति के बारे में पूछा, उनसे उनका मजाक उड़ाने के लिए, और उनसे पूछा कि अब्राहम लिंकन आपके पूर्वज थे वो जूते का काम करते थे? तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए पूरे विश्वास के साथ उसको जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरे जो पूर्वज थे वो जूते बनाने का काम करते थे और मैं इस बात पे गर्व महसूस करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं गर्व महसूस करता हूँ। क्या उनके बनाए गए जूतों से आपको कभी कोई दिक्कत हुई? और अगर नहीं हुई तो वो जो अपना काम करते थे डिग्निटी के साथ करते थे, और मैं उनका ही बेटा हूं। मुझे जो काम मिला है अमेरिका की सेवा करना, अमेरिका को एक अच्छा राष्ट्र बनाना, वो काम भी मैं अपने पूर्वजों की तरह पूरी ईमानदारी से करूंगा। कहने का मतलब कि कोई एक व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ेगा कि आप उस भीड़ से बाहर निकलें या जो काम आप अब तक करते चले आए हैं उस काम को इनोवेटिव तरीके से कैसे करें, उस काम को आज के 21वीं सदी में कैसे फिट करें, आज के मार्केट कंडीशंस में कैसे फिट करें, और अगर वो काम वर्तमान परिस्थितियों में फिट नहीं होता है तो उसे परिवर्तित करने का साहस भी अपने अंदर पैदा करें। आपके अंदर भी कुमार विश्वास निकल सकता है, आपके अंदर भी मुंशी प्रेमचंद निकल सकते हैं, आपके अंदर भी पीटी ऊषा निकल सकते हैं, आपके अंदर भी कोई MBA चाय वाला निकल सकता है, आपके अंदर भी कोई ओला का कॉन्सेप्ट आ सकता है, आपके अंदर भी कोई इनोवेटिव बिजनेस करने का आइडिया आ सकता है। ये तो एग्जांपल मैंने आपको दिए, कुछ बड़े बड़े हो गए, लेकिन आपके शहर में ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लीक से हटकर कोई काम किया और बड़ी सफलता बनाई। उन लोगों को अपना आदर्श बनाइए, उनको फॉलो करिए, और हर खानदान में कोई एक आदमी भीड़ से अलग निकलता है और वो निकलने वाला आप बनिए। अगला समाधान है कि लेट नॉट कास्ट बिकम योर बैरियर, यानी जो जाति है ना, ये आपके पैरों की जंजीर नहीं बननी चाहिए। मेरी जाति में, मेरे समाज में हार्डली कभी किसी ने बेचने का काम किया, सेल्स का काम किया, मार्केटिंग का काम किया, डायरेक्ट सेलिंग का काम किया, ट्रेनिंग का काम किया, किसी ने बुक नहीं लिखी। ये सारे काम मैंने अपने खानदान में पहली बार ही किए, राइट। तो जब मैंने ये काम किया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किस जाति से हूं, मैं किससे हूं, मैं ये हूं। मैंने ये सोचा मुझे क्या करना है, और मैंने अपने वैल्यूज को, मैंने अपने द्वारा सीखी गई बातों को उस काम में पूरी तरह अपनाया, पूरी ईमानदारी से काम किया और सक्सेसफुल हुआ। और ऐसा ही आपके साथ भी होगा। आप ईमानदारी से करें, लेकिन आप अपनी जाति को अपने पैरों की जंजीर
कभी ना बनाएं। सेल्स के काम को हमारे यहाँ कभी इज्जत नहीं मिलती थी। जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरा भी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन मैंने किया और आज इज्जत भी मिलती है और लोग ये भी कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया, न सिर्फ अपना भला किया, कई और लोगों का भला भी आप कर पा रहे हैं। तो कोई भी जाति का बैरियर प्लीज अपने दिमाग में ना बनाएं। 18 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र हो चुकी है या फिर आपके परिवार में किसी की उम्र हो चुकी है, तो जैसे हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कितनी पढ़ाई की है, तो ये भी पूछना स्टार्ट करें कितनी कमाई की है। चाहे उसने 500 रुपया ही कमाया हो, 1000 रुपया ही कमाया हो, अगर उसने अपने एफर्ट से कमाया है तो निश्चित रूप से वो बेरोजगारी से लड़ने में सक्षम है। तो कल्चर को बदलते हैं। 35 साल तक सरकार का इंतजार नहीं करते, 35 साल तक किसी प्राइवेट संस्था का इंतजार नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं कि इस समय पर मैं क्या कर सकता हूं और कैसे पैसे कमा सकता हूं। कोई भी अच्छा ऑफिस ढूंढिए, अच्छा बॉस ढूंढिए या अच्छी कंपनी ढूंढिए या फिर कोई भी जो अवेलेबल मिले वहीं पे घुस जाओ, कुछ तो करो। हर जगह से आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं और कल वो एक्सपीरियंस आने वाले समय में कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर काम जरूर आता है। मैंने अपनी पहली जॉब 1000 रुपये महीने के लिए की थी और तब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा जो मैं आज जी रहा हूं। आपके एरिया में जो भी जॉब आपको मिले, जहां पर भी काम करने का मौका मिले, और अगर इनफैक्ट फ्री में भी अगर काम करना पड़े तो वहां पर भी जाकर के काम करिए। जब आप एक एरिया में काम करते हैं, जब आप एक फील्ड में काम करते हैं, जब आप एक प्रोडक्ट डेवलप करने में काम करते हैं या कोई भी काम आप करते हैं, तो वहां से एक्सपीरियंस गेन करते हैं और वो एक्सपीरियंस असली एसेट होती है। पहला जॉब केवल पैसा देखकर नहीं किया जाता, पहला जॉब ये देखकर किया जाता है कि आपको सीखने को वहां से क्या मिलेगा, आप किसके साथ काम करते हैं। कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती है, कमाई होती है आप जो काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो आपकी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होती है। और फिर वो एक्सपीरियंस को यूज करके आप लाइफ में प्रोग्रेस करिए। एंड लास्ट पॉइंट मैं आपसे कहूंगा कि जब आप प्रोग्रेस करिए तो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट जरूर करिए। अगर आप ग्रो हो रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका दोस्त भी कैसे ग्रो हो, इसकी प्लानिंग करिए। ऐसे लोगों के बीच वक्त अधिक गुजारिए जो ग्रोइंग कम्युनिटी से हैं, यानी जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। टांग खींचने वालों से जितना दूर रहेंगे और हाथ पकड़ने वालों के जितना पास रहेंगे, उतना आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। तो आइए हम एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम जॉब की तैयारी करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है, हम उसमें फॉर्म भरेंगे, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन किसी भी काम का चुनाव हम ये सोच कर ना करें कि हम इस जाति के हैं तो हम सिर्फ यही काम करेंगे, हम इस जाति के हैं तो हम सिर्फ यही काम करेंगे। आप अपने काम का चुनाव आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, आप क्या करना चाहते हैं, और अगर वो काम आपको आपकी चॉइस का आज नहीं भी मिल रहा है तो आप ये कोशिश करें कि अभी वर्तमान में आप क्या काम कर सकते हैं। खाली मत बैठो, कुछ करते रहो, बिजी रहो। और अगर ये बिजी होने से आपको सीखने का भी मौका मिलता है ना, तो सीखते भी रहो। ये सीखी हुई बातें ही कल आपको आगे लेकर के जाएंगी। सो आइए बेरोजगारी के खिलाफ एक शपथ लेते हैं, इस वीडियो को यूथ तक पहुंचाते हैं, अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं। अगर इससे कुछ लोगों की लाइफ में भी अच्छा बदलाव आ पाया, अगर वो जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर कुछ देख पाए, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये वीडियो क्रिएट कर चुका हूं, इसे अपनी कम्युनिटी तक फैलाना अब आपका काम है।